गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मुझे विश्वास है आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। इकोनॉमिक्स क्लासरूम में आपका पुनः अभिनंदन है। मैं हूं आपके संग रेलवे स्कूल नैनपुर से राकेश कुमार शर्मा। कहते हैं सफलता कुछ और नहीं बल्कि बार बार और प्रतिदिन किए गए प्रयासों का योग है। आपने यह भी सुना होगा कि शिक्षक दरवाजा खोलते हैं लेकिन प्रवेश आपको खुद करना पड़ता है। आइए, हमारे वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन इकोनॉमिक्स का दरवाजा आपके लिए खुल गया है। वीडियो लेक्चर सीरीज पर आप अपने अनुभव एवं सुझावों से हमें अवश्य ही अवगत कराते रहिएगा। यहाँ वीडियो निर्माण में गुणवत्ता का अभाव संभव है, परंतु पाठ्य सामग्री आपके लिए निश्चित रूप से उपयोगी साबित होगी। यह विषय सामग्री आपके लिए सरल एवं बोधगम्य है। पिछले दिनों हमने स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा। फिर हमने स्वतंत्रता पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था और तत्पश्चात 1991 के बाद नई भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को देखा। और इस तरह आप अध्ययन कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की यात्रा का। आपकी पाठ्यपुस्तक का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। वर्तमान में प्रत्येक देश अपने तीव्र विकास के लिए प्रयत्नशील है। अतः आर्थिक विकास एक जाना पहचाना सा शब्द है। हम जानते हैं कि आजादी के समय कृषि और ग्रामीण जनजीवन अति पिछड़ा था और अनेक संकटों से जूझ रहा था। स्वतंत्रता के बाद से कृषि और ग्रामीण जनजीवन की उन्नति के लिए सरकारें निरंतर प्रयासरत हैं। बातों बातों में मैं यह पूछना ही भूल गया कि आज आप क्या पढ़ने वाले हैं। इस चर्चा के आधार पर आप सोचिए और बताइए कि आज का टॉपिक हमारा क्या है। मैं अपनी बात जारी रखता हूं कि भारतवर्ष प्रधानतः गांवों का देश है और यहाँ लगभग 2/3 जनसंख्या आज भी छोटे बड़े गांवों में रहती है। गांधी जी ने कहा था, असली भारत गांवों में बसता है। आज भी यह माना जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे अधिक भारतीय कृषि ही प्रभावित करती है। आगे बढ़ने से पहले आपका उत्तर जान लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। जी, यदि आपने कहा ग्रामीण विकास तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पढ़ते हैं पाठ जिसका नाम, बताइए क्या नाम है पाठ का? जी, ग्रामीण विकास। बिल्कुल सही। प्रश्न उठता है कि हम इस पाठ में क्या पढ़ेंगे। आप सोचिए और बताइए कि यदि हम ग्रामीण विकास की बात करेंगे तो इसमें क्या क्या होना चाहिए। निश्चय ही आप कहेंगे कि ग्रामीण जनजीवन में कैसे सुधार हो, ग्रामीणों के रोजगार की स्थिति में किस प्रकार सुधार किया जा सकता है, कृषि की स्थिति को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, कृषि एवं कृषि विपणन में आधुनिक तकनीक और नवाचार के प्रयोग को कैसे हम प्राथमिकता के आधार पर लागू कर सकते हैं। यही सब बातें ग्रामीण विकास में आनी चाहिए। जी, यदि आप ऐसा कह रहे हैं तो प्रश्न उठता है कि यह सब किस प्रकार होगा, इनकी बाधाएं क्या क्या हैं, इन बाधाओं का निराकरण कैसे हो सकता है, इसमें सरकार और समाज की भूमिका क्या हो सकती है, साथ ही सरकार की योजनाएं क्या क्या हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। यही सब कुछ हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। पुनः मैं आपसे अगर पूछ लूं कि आप इस पाठ में क्या पढ़ेंगे तो आपका उत्तर क्या होगा? निश्चय ही आपका उत्तर यही है कि हम यहाँ ग्रामीण विकास का आशय पढ़ेंगे, उनकी बाधाएं, निराकरण, सरकार और समाज की भूमिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। जी बिल्कुल सही। हमने चर्चा कर ली है
कि हम ग्रामीण विकास में क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं ग्रामीण विकास का आशय। ग्रामीण विकास का आशय की जब हम बात करते हैं तो पहला शब्द आता है विकास। अगर आपसे कोई कहे कि विकास का अर्थ क्या है तो आप क्या कहेंगे? निश्चय ही आप कहेंगे उन्नति, उत्थान, तरक्की, प्रगति, उत्कर्ष। अगले शब्द का अर्थ है कि ग्रामीण शब्द के क्या मायने होते हैं। सरल है, आप कहेंगे गांव का, ग्रामीण क्षेत्र का, गांव से संबंधित, ग्रामवासी इत्यादि। इन दोनों शब्दों को ध्यान में रखते हुए विकास शब्द को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देशों, क्षेत्रों तथा व्यक्तियों की आर्थिक समृद्धि में वृद्धि को आर्थिक विकास कहते हैं। नीति निर्माण की दृष्टि से आर्थिक विकास उन सभी प्रयत्नों को कहते हैं जो प्रयत्न किसी जन समुदाय की आर्थिक स्थिति व जीवन स्तर में सुधार के लिए अपनाए या किए जाते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि ग्रामीण विकास का अर्थ लोगों का आर्थिक सुधार और बड़ा सामाजिक बदलाव दोनों ही है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में लोगों का बढ़ी हुई भागीदारी, योजनाओं का विकेंद्रीकरण, भूमि सुधारों को बेहतर तरीके से लागू करना और ऋण की आसान उपलब्धि कराकर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का लक्ष्य होता है। प्रारंभ में विकास के लिए मुख्य जोर कृषि, उद्योग, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधित क्षेत्रों पर दिया गया था। बाद में यह समझने पर कि त्वरित विकास केवल तभी संभव है जब सरकारी प्रयासों के साथ साथ पर्याप्त रूप से जमीनी स्तर पर लोगों की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भागीदारी हो, तो सोच बदल गई। अतः ग्रामीण विकास से अभिप्राय ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सामाजिक उत्थान के लिए एक क्रमबद्ध विकास योजना है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों और समाजशास्त्रियों ने ग्रामीण विकास की अनेक परिभाषाएं दी हैं। हम यहाँ पर परिभाषाएं दे रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके इन्हें लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। विश्व बैंक के अनुसार वह व्यू रचना जिससे ग्रामीण जनता का सामाजिक एवं आर्थिक विकास हो ग्रामीण विकास कहलाता है। परिभाषा में विश्व बैंक ने उन सभी निर्धन जनता को सम्मिलित किया है जो गांवों में निवास करती हैं। आप देख रहे हैं ये परिभाषा कितनी सरल है। दो शब्द है, आर्थिक विकास और सामाजिक विकास। किसका? उत्तर है ग्रामीणों का, तो इसे ही हम ग्रामीण विकास कहते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए, परिभाषाएं लिख लीजिए। ग्रामीण विकास को जान लेने से हम यह भी समझने में समर्थ हो गए हैं कि ग्रामीण विकास के लिए हमें कई योजनाओं और बड़े कार्यक्रमों की जरूरत है। तो हम यहाँ कुछ बड़े कार्यक्रमों का जिक्र कर लेते हैं। इनकी विस्तृत व्याख्या आप टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, रोजगार देने के लिए महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना मनरेगा, स्वरोजगार और कौशल विकास के लिए नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को आवास देने के लिए इंदिरा आवास योजना, अच्छी सड़क बनाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सामाजिक पेंशन के लिए नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, आदर्श ग्रामों के लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना, ग्रामीण विकास केंद्रों के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। ग्रामीण विकास की चर्चा काफी हो चुकी है। अब आप क्या कहना चाहेंगे? आइए थोड़ा विचार करके बताइए कि आपके अनुसार ग्रामीण विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या हो सकती है? हम कुछ भी बेहतर करने का प्रयास करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या जरूरत होती है? जी बिल्कुल सही, रुपए या पूंजी की। जी हाँ, इसी प्रकार किसानों को बीज, उर्वरक, औजार और कृषि आदि कार्यों के लिए भी पूंजी या ऋण की आवश्यकता होती है।
भारतीय किसानों को इन सब के लिए ऋण लेने पड़ते हैं। स्वतंत्रता के समय महाजन, जमींदार, सेठ, साहूकार ऋण देकर ब्याज के नाम पर किसानों का शोषण करते थे, ठगी करते थे। भारत ने, हमारे देश ने 1969 में सामाजिक बैंकिंग आरंभ करके इस व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव लाने का प्रयास किया। अब सरकारी संस्थाएं और बैंक ग्रामीण शाख को उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। देखते हैं ग्रामीण शाख का अर्थ। ग्रामीण शाख का अर्थ है अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था में निवेश के लिए धन उपलब्ध होता है, जिससे उत्पादन में बढ़ोतरी होती है और अर्थव्यवस्था में सुधार होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश के लिए जो ऋण दिया जाता है उसे ग्रामीण शाख कहा जाता है। इसके मुख्य स्रोत हैं सहकारी समितियां, भूमि विकास बैंक, व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय बैंक। कृषि वित्त के स्रोत को हम दो भागों में बांटते हैं, गैर संस्थागत स्रोत और संस्थागत स्रोत। गैर संस्थागत स्रोतों का प्रचलन अब कम होते जा रहा है, जिसमें आते हैं महाजन, साहूकार, संबंधी, रिश्तेदार, जमींदार, अड़ातिये, व्यापारी। संस्थागत स्रोत को सरकार प्रोत्साहित कर रही है, जिसमें सहकारी समितियां आती हैं, भूमि विकास बैंक आते हैं, क्षेत्रीय बैंक आते हैं, व्यापारिक बैंक आते हैं, नाबार्ड आते हैं। कृषि शाख, एग्रीकल्चरल क्रेडिट या ग्रामीण शाख, जो हम पढ़ रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हैं। कृषि शाख से तात्पर्य, जैसा भी हमने चर्चा किया था, कृषि कार्यों के लिए उपलब्ध वित्त। यह मुख्यतः दो स्रोतों से प्राप्त होता है, जैसा हमने अभी पिछले चार्ट में देखा था, संस्थागत स्रोत और दूसरा गैर संस्थागत स्रोत। सरकार वाणिज्यिक बैंक को तथा सहकारी बैंक का आदि संस्थागत स्रोत के उदाहरण हैं, जबकि गैर संस्थागत स्रोत के उदाहरण हैं ग्रामीण, साहूकार, महाजन इत्यादि। किसानों को सामान्यतः 3 प्रकार का ऋण दिया जाता है। अल्पकालीन ऋण जो 15 दिन से कम अवधि का होता है, मध्यकालीन ऋण जो 15 दिन से 5 वर्ष के लिए होता है, और 5 वर्ष से अधिक के ऋण होते हैं जो दीर्घकालिक ऋण कहलाते हैं। किसानों के द्वारा अल्पकालीन ऋण बीज, खाद, पशु चारा आदि के लिए लिया जाता है, जबकि मध्यकालीन ऋण पशु खरीदने, छोटे औजार खरीदने के लिए लिया जाता है। खेत, महंगी मशीन आदि खरीदने के लिए किसानों के द्वारा दीर्घकालीन ऋण लिया जाता है। हमने ऊपर चर्चा की है कि विभिन्न कार्यों के लिए ग्रामीणों या किसानों को शाख अर्थात ऋणों की आवश्यकता होती है। यदि यह प्रश्न आपके समक्ष आ जाए कि किसान को ऋणों की आवश्यकता क्यों होती, तो आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे? जो ऊपर बताया जा चुका है। निश्चय ही आपका उत्तर कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि हमारे देश के किसानों को कृषि कार्यों के लिए कई प्रकार के शाख की आवश्यकता होती है। उन्हें बीज खरीदने के लिए, मजदूरी चुकाने के लिए, ब्याज आदि के भुगतान के लिए अल्पकालीन शाख की आवश्यकता होती है तथा मध्यकालीन और दीर्घकालीन शाख की भी आवश्यकता होती है। भारतीय किसानों को संस्थागत एवं गैर संस्थागत दो साधनों से शाख की प्राप्ति होती है। ये संस्थाएं मुख्यतः इनके अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन शाख की आवश्यकता को पूरा करती। जैसा हम चर्चा कर रहे थे, ग्रामीण शाख के लिए संस्थागत रूप से बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बैंक जो दो हैं वो हैं भूमि विकास बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक। किसानों को दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भूमि विकास बैंक की स्थापना की गई थी। यह बैंक किसानों को भूमि खरीदने, भूमि पर स्थायी सुधार करने अथवा ऋणों का भुगतान आदि करने के लिए दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था करता है। रीजनल रूरल बैंक अर्थात क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में इनकी स्थापना की गई थी। कृषि की शाख उपलब्ध कराने वाली महत्वपूर्ण संस्था है। केलकर समिति की सिफारिश पर 1987 के बाद से कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं खोला गया।
कृषि क्षेत्र को संस्थागत संस्थानों द्वारा दिए गए कुल ऋण में सर्वाधिक योगदान वाणिज्यिक बैंकों का 74% है। इसके बाद क्रमशः सहकारी बैंक 17% तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का योगदान 9% आता है। केंद्रीय नीति के अनुसार निजी एवं सार्वजनिक बैंकों को अपने द्वारा दिए गए कोई निर्णय में से 40% प्राथमिक क्षेत्र को प्रदान करना अनिवार्य है। प्राथमिक क्षेत्र में आवंटित कुल ऋण में 18% कृषि क्षेत्र का है। हम अक्सर बीमा के विज्ञापन देखते रहते हैं। कई लोगों को बीमा के बारे में बात करते भी सुनते हैं। तो प्रयास कीजिए बीमा के से जोड़कर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के बारे में बताने का और मौसम आधारित फसल बीमा योजना के बारे में बताने का। आपके प्रयास कुछ इस प्रकार होने चाहिए, जैसे कि सन 1999-2000 में रबी फसल से इस योजना की शुरुआत की गई। इसे व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर शुरू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, तूफान, आग लगना, कीटों की बीमारी आदि के कारण फसल के नष्ट हो जाने से किसान को हुए नुकसान की भरपाई करना है। खरीफ और रबी फसल के अंतर्गत कुल 70 फसलों को इस दायरे में लाया गया है। यह योजना किसानों के लिए इसमें छोटे और सीमांत किसानों को प्रीमियम भुगतान में 10% की सब्सिडी दी जाती है, जिसे केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समान रूप से वहन किया जाता है। कुछ राज्य सरकारें किसानों को 10% से अधिक सब्सिडी भी दे रहे हैं। हम अपनी पिछली बात को आगे बढ़ा रहे हैं और मौसम आधारित फसल बीमा योजना की बात कर रहे हैं। जैसा कि नाम है उसी प्रकार से मौसम पर आधारित खरीफ फसल को 2007-08 प्रायोगिक आधार पर चलाया जा रहा था। इस योजना का उद्देश्य पैदावार पर विपरीत प्रभाव डालने वाली मौसमी घटनाओं से किसानों को बीमा सुरक्षा प्रदान करना था। राज्य सरकारों द्वारा बुआई के मौसम से पूर्व फसलों और संदर्भित इकाई क्षेत्र अधिसूचित किए जाते हैं। प्रत्येक इकाई क्षेत्र के संदर्भ में मौसम केंद्र से संबंध होता है, जिसके आधार पर दावे निपटाए जाते हैं। किसी मौसम केंद्र द्वारा मापित मौसम के उतार चढ़ाव के आधार पर भुगतान किए जाते हैं। दावे सत्र आधार पर निपटाए जाते हैं और किसानों को नुकसान की सूचना अथवा दावा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती। हम और आपने मिलजुल कर कृषि और ग्रामीण विकास की बहुत सारी चर्चाएं कर ली, लेकिन जो अंतिम हमारा लक्ष्य है वह यह है कि कृषि उपज को किसान बेचना भी चाहेगा और कृषि उपज को उपभोक्ता तक पहुंचाना भी होगा। इसके लिए एक तंत्र काम करता है, वह क्या है और कैसे काम करता है, हम विचार करें तो इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर है कृषि विपणन अर्थात एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। कृषि विपणन से आशय वे सेवाएं हैं जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में करनी पड़ती है। भारत की कृषि विपणन प्रणाली में कृषि उत्पादकता के कम होने का एक बड़ा कारण भारत की विकृत कृषि विपणन प्रणाली है। यह कहा गया है कि इस प्रणाली की कमजोरियों के कारण जहां एक ओर कृषि वस्तुओं के लिए उपभोक्ताओं को ऊंची कीमत देनी होती है, वहीं दूसरी ओर किसानों को उपभोक्ता द्वारा दी गई कीमत का अत्यल्प भाग ही मिल पाता है। इस कारण न केवल कृषि उत्पादकता प्रभावित हो रही है, बल्कि खाद्य वस्तुएं भी महंगी हो रही है। इन चर्चाओं से आप यह निष्कर्ष निकाल रहे होंगे कि एक अच्छी कृषि विपणन प्रणाली में क्या विशेषता होनी चाहिए। तो आपका अनुमान निश्चित ही यह होगा कि किसान को संभावित श्रेष्ठ प्रतिफल प्राप्त होने चाहिए।
प्राथमिक उत्पाद एवं अंतिम उपभोक्ता से संबंधित कीमतों में अधिक अंतर नहीं होनी चाहिए। यानी उपभोक्ता जो तय करे, कीमत दे, वह किसान को मिलनी चाहिए। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता में कमी किए बगैर उन्हें अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाना चाहिए। कृषि विपणन प्रणाली की कमजोरियां। जब हमने विशेषताओं की बात कर ली, तो हम यह भी जरूर जानेंगे कि हमारी कृषि विपणन प्रणाली में कमजोरी क्या-क्या है, तभी हम उनका निराकरण कर पाएंगे। तो हमारी कमजोरियां हैं भंडारण क्षमता की कमी, साहूकारों पर निर्भरता, बाजार संबंधी सूचनाओं का अभाव, परिवहन सुविधाओं का अभाव, बिचौलियों की अधिक से अधिक संख्या, मंडियों की संख्या का पर्याप्त नहीं होना। हम एक नई अवधारणा पर, नई तो नहीं है, काफी पुरानी बात है, उस पर विचार करते हैं। जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैविक शब्द का अर्थ क्या होता है? निश्चय ही आप कहेंगे जीवों से निकलने वाले, जीवों से उत्पन्न होने वाले, जीवों से मिलने वाले पदार्थ, या जीवों या जीवन से संबंधित। तो इसी आधार पर आप जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग का अर्थ भी बता सकते हैं। कृषि की वह विधि है जैविक खेती जो संश्लेषित उर्वरकों एवं संश्लेषित कीटनाशकों के अप्रयोग या न्यूनतम प्रयोग पर आधारित है तथा जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट आदि का प्रयोग करती है। सन 1990 के बाद से विश्व में जैविक खादों उत्पादों का बाजार काफी बढ़ा है। भारत में श्रम की बाहुल्यता जैविक कृषि में विशिष्टता प्राप्त करने में उसे तुलनात्मक दृष्टि से लाभकारी स्थिति में ले आती है। यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है, उस चित्र को आप देखेंगे, जैविक खेती की परिभाषा दी गई है, उसे आप समझेंगे और इन्हें पढ़ेंगे। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे राय मशवरा कर सकते हैं। एक अति महत्वपूर्ण बात है कि जैविक खेती से क्या क्या लाभ हैं। जैविक खेती से लाभ कृषकों की दृष्टि से भी हैं, मिट्टी की दृष्टि से भी हैं, पर्यावरण की दृष्टि से भी हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी है और हमारे अपने देश भारत की दृष्टि से भी हैं। इसमें निर्यात की भी अपार संभावनाएं हैं और भारत के कृषि एवं कल्याण मंत्रालय ने भी इस बारे में हमें लाभों से अवगत कराया है। यहाँ इस पेज को ध्यान से पढ़ें, नोट करें और याद करें। हमेशा की तरह हम यहाँ भी पाठ्यक्रम को समाहित करते हुए परीक्षोपयोगी प्रश्नोत्तर प्रस्तुत कर रहे हैं। इनका अवलोकन कीजिए। मुझे विश्वास है आप लर्निंग, लिसनिंग, राइटिंग मोड में सजगता से तैयार हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न 17 प्रस्तुत हैं। इन्हें नोट करते जाइए, समझते जाइए और याद करते जाइए। आज की बात और आज का पाठ बस यहीं तक। कहते हैं मेहनत यदि आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। इसलिए स्टडी हार्ड एंड सी द मैजिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय लर्निंग, स्टे होम, स्टे मोटिवेटेड, यस, रिस्पेक्ट कोरोना वॉरियर्स। दिस इज राकेश कुमार शर्मा, रेलवे स्कूल, नैनपुर।